हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग कैंपस में। तो जैसा कि हाल ही में यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी संपन्न हुआ है, मेरा भी एग्ज़ाम था 3 जुलाई को। तो आज मैं यूपी टेट के बारे में बात करूंगी। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और छोटी मोटी गलतियाँ जो मुझसे भी हुई है एग्ज़ाम में, इसी एग्ज़ाम में हुई है, और उसके भी बारे में बात करेंगे। अगर उस गलती की बात करें तो अभी मेरा मार्च में केवीएस मेंस का था एग्ज़ाम, तो उसमें भी यही गलती मुझसे हुई थी। और अगर इस यूपी टेट की बात करें तो इसमें भी मुझसे वही सेम गलती हुई है। तो प्लीज़ आप उन गलतियों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो गलतियाँ ना हो। जैसे कि मुझसे क्या गलती हुई है डिजिट को लेके मैथ में। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 0.125 रेशियो 0.375 का सरलतम रूप क्या है, ये पूछा था ना। तो ये देखने में बहुत आसान लगा, तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में मैं फटाफट 125/375 करके सॉल्व करने लगी। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले छोटे डिजिट से मैंने काटना शुरू किया, तो 5 से काटी तो 25 बार गया, और 375 को काटी तो 75 बार गया। उसके बाद फिर 25 से मैंने तुरंत काट दिया। तो यहाँ पे 25 एक कम 25 आना चाहिए, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और नीचे काटे तो 25 या 75, ये तो मेरा सही था। ऊपर 2, और लक बाई चांस ऑप्शन में मुझे 2:3 देखने को मिल गया, और मैं 2:3 मार्क करके चली गई। लेकिन जब मैं यहाँ आके चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे 25 से कम 25 यानी 1:3 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी था। तो इस तरह मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग प्लीज़ डिजिट को मैथ में बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख के फिर सॉल्व करिएगा। यही गलती मुझसे केवीएस मेंस में भी हुई थी। उसमें रिटेन में आया था मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन, पूरा स्टेप मैंने सब सही किया, फॉर्मूला वैल्यू सब सही पुट की। लास्ट में मैंने 723 समथिंग करके था, 7 की जगह मैंने 5 लिख दिया, पता नहीं कैसे गलती से। तो ये गलतियाँ मुझसे बहुत होती हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया कि आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे गलतियाँ ना हो। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, और फिर हमें बहुत बाद में पछतावा होता है, जैसे कि मुझे हो रहा है, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट मेरा बात करें तो सीडीपी का है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा परिहार, बी है भय, सी है स्थिर मानसिकता, डी है विकासोन्मुखी मानसिकता। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, एग्जाम में हमें ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि उसी में हमारा आंसर रहता है। ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन जैसे हमें मिले नेगेटिव, क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है कि बढ़ावा देती है, लेकिन हमें ऑप्शन में हमें पहला ऑप्शन जो परिहार अवॉइडेंस, वो ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव ऑप्शन है। भय होता है जो, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। ऐसी स्थिर मानसिकता, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना, बच्चों को करवाना होता है। तो ये भी हमारा गलत आंसर है, यानी कि विकासोन्मुखी मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट, बच्चों का उनके माइंडसेट को बढ़ाने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है तो ऑप्शन भी हमें पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। खास करके सीडीपी की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव पूछे तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। इसमें पॉजिटिव पूछा था तो मैंने डी लगा दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन में मेरा क्या हुआ था कि यहाँ पे मैं मतलब जल्दी पढ़ ली, उसके बाद फिर उसका मुझे लगा कि कुछ नेगेटिव चुनौती संबंधी कुछ पूछ रहा है, तो नेगेटिव समझ के मैंने पहला ऑप्शन टिक कर दिया था। लेकिन मैं जब दोबारा इसको अच्छे से पढ़ी तो ये कह रहा है कि घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। यहाँ पे नीड की बात हुई थी, तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन लगा दी थी, लेकिन फिर इसको गलत करके फिर से पढ़ के तो मेरा डी ऑप्शन सही लगा। जैसे कि परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं, क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि घर में ऑलरेडी घरेलू अस्थिरता मची हुई है, तो वो अपनी बातें या अपनी कोई भी समस्या घर पे तो शेयर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्हें काउंसलिंग या सपोर्टिव साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सर्विसेज की ज़रूरत होती है, यानी कि परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है,
अगर और भी ऑप्शन की बात करें तो आप देखिएगा उसमें आपको नेगेटिव ही उसका मीनिंग समझने को मिलेगा। जैसे कि अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये कह रहा है सहपाठी और कक्षा के वातावरण से अलगाव, आइसोलेशन की बात कर रहा है ये। तो हमें बच्चों को अलग नहीं रखना है। हमारा जो एनसीएफ है वो समावेशी इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, तो हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, एक नेगेटिव माइंडसेट है। ठीक है। बी की बात करें तो ये कह रहा है प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक और व्यवहार संबंधी कार्यक्रमों में भागीदारी। तो ये भी गलत है हमारा, कि वो परेशान है बच्चा तो वो भागीदार कैसे कोई पार्टिसिपेशन अपना दे पाएगा सही से, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड की बात करें अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में कक्षा गतिविधियों से निलंबन, सस्पेंशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए एज ए स्टूडेंट हमें सबसे पहले माइंड में यही रखना होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो हमें ऑप्शन तुरंत नेग्लेक्ट करना चाहिए नेगेटिव वालों को, और जो पॉजिटिव हमें ऑप्शन लगे उसी को टिक करना चाहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पर ही, कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे कितना वर्किंग है उस पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देख लेंगे, अभी और सारे क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये पियाजे का पूछा था कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, जिसमें होता है पहला से होता है सेंसरी, और फिर होता है प्री ऑपरेशनल, फिर SPCF, ये हमारा होता है निमोनिक। इसको याद करने का पियाजे के जो थ्योरी है उसको याद करने का SPCF होता है। तो उसमें जो थर्ड हमारा स्टेज होता है C कॉन्क्रीट लेवल, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस एज में बच्चों को संरक्षण और वर्गीकरण वाली जो होती है विकास, उसका क्षमता का निर्माण विकास हो जाता है। तो अगर और ऑप्शन की बात करें अमूर्त दर्शन, प्रतिवर्ती अधिगम, काल्पनिक तर्क शक्ति, तो ये सब फॉर्मल स्टेज में उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है तो संरक्षण और वर्गीकरण हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक मेरे तीनों क्वेश्चन सही थे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सी संरचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके। तो ये क्वेश्चन का मुझे वहाँ पे लग रहा था कि ऑप्शन जो होगा सारांश परीक्षण यानी समेटिव टेस्ट, ये सही होगा। लेकिन फिर बाद में जेमिनाई से मैच करवाने के बाद इसका सही ऑप्शन जो है वो निकास टिकट हुआ, यानी ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह, तो अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह ऑप्शन बच्चों पर ठप्पा लगाती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वो लेबलिंग की बात नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा ठप्पा लगाना। बी की बात करें विकलांगता के आधार पर छात्रों को अलग करती है, तो सेग्रीगेशन हमें बिल्कुल नहीं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल चिकित्सीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैक्सिमम आपको अगर ऑप्शन में अगर केवल दिख रहा है ये वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं ऐसे जो मतलब कि पूरा ऑप्शन गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे केवल जो दिख रहा है ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा थर्ड। फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा पांचवा क्वेश्चन सही है। अभी तक मेरे 5 में से 4 क्वेश्चन सही है। अब और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे छठवां क्वेश्चन है, एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि पियाजे की ये बात की है हम, तो इसको पियाजे के थ्योरी को याद करने के लिए SPCF एक निमोनिक की तरह उसके स्टेजेस को हम लोगों ने याद करके रखा है। तो ये हमारा निमोनिक जो है उसी की बात हो रही है कि एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये हमारा होता है स्मृति सहायक। ठीक है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, तो समझ में आ जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने इसका इंग्लिश वर्जन देखा निमोनिक डिवाइस, तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये निमोनिक्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदी की बात करें तो एज कंपेरिजन टू इंग्लिश हिंदी थोड़ा टफ लगता है उसका वर्ड,
तो निमोनिक की बात करें तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4th। ठीक है, 6वें क्वेश्चन पे आए। 6वां क्वेश्चन कहता है कक्षा में लैंगिक समावेशन किसको बढ़ावा देता है? तो प्रतिस्पर्धा ये तो गलत है, अलगाव ये भी गलत है, भेदभाव ये भी गलत है, समान अवसर। ठीक है, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो हमारा 7वां सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो ये है विकास का प्रॉक्सी मॉडेस्टल सिद्धांत यह बताता है कि, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमें प्रॉक्सी मॉडेस्टल और सिफेलोकॉडल 2 तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जो सिफेलोकॉडल होता है वो सिर से पैर तक उसका विकास के बारे में बताता है, और जो प्रॉक्सी मॉडेस्टल होता है वो केंद्र से, यानी विकास शरीर के केंद्र से बाहर अंत तक का होता है, ये बताता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 9वें क्वेश्चन की बात करें तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो किस पर पड़ सकता है? तो उस टाइम ये मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिया। पहले मैं आत्मसम्मान लगाई थी, फिर मुझे लगा कि बच्चों में आत्मसम्मान ये सब कैसे, ज़्यादा दिमाग लगाते लगाते फिर फाइनल में जब गोला भर रही थी तो इसको कट करके प्रतिवर्ती क्रिया को सही कर दिया, लेकिन मेरा गलत हो गया और आत्मसम्मान सही इसका ऑप्शन था। ठीक है, तो इस तरह आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग इन सभी जो कमियां हैं इनको दूर करिएगा, इसको मत करिएगा गलतियां, नहीं तो आपके भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे जैसे कि मेरे हुए हैं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की बात करें, मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड होता है। उसमें हमारा जो होता है बच्चे के जो है व्यवहार से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं या क्षणिक स्थिति के बारे में जो होते हैं उसको वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही मेरा। 11 की बात करें, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसे होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली ये शिक्षार्थियों जो भी हैं, जो बच्चे हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा था कि TLM कैसा होना चाहिए। और ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन ABC है, ये आपको जब पढ़ेंगे आपको तुरंत लगेगा कि नेगेटिव बात कर रहा है, परीक्षा उन्मुख, एग्जाम ओरिएंटेड, ये तो होना नहीं चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक दी, यहाँ पे केवल आया, तो इससे भी पता चल गया कि हमारा गलत है। सभी के लिए समान, सभी के लिए समान कैसे? कोई उसमें स्पेशल चाइल्ड है, उसको हो सकता है उसको हेयरिंग प्रॉब्लम हो, विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सभी के लिए समान होगा तो उनको कैसे शिक्षा का लाभ मिलेगा? तो इस तरह हमें सोचना होगा। तो इसलिए हमारा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि हमारा है 12वां, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो यानी कि एक वरिष्ठ शिक्षार्थी जो है वो कनिष्ठ में से छोटे शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है कक्षा व्यापी सहकर्मी शिक्षण, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है समान आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वरिष्ठ शिक्षार्थी है वो अपने कनिष्ठ शिक्षार्थी को मार्गदर्शन और सहायता दे रहा है, तो समान आयु के वर्ग के लोग तो होंगे नहीं। और पारस्परिक शिक्षण, तो ये भी सही नहीं है। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन जो हमें देखने को मिला वो था विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक, तो ऑप्शन की बात करें, चर्चा को नियंत्रित करता है, बच्चों से प्रश्नों से बचता है, लगातार बोलता है, शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। तो ये हमें पता है कि एक हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिव तब होता है जब आमने सामने से बातचीत, मतलब दोनों तरफ कम्युनिकेशन के लिए दो पक्ष होना जरूरी होता है। तो अगर पहला पक्ष बोल रहा है तो दूसरा पक्ष भी उस पर रिप्लाई रिस्पॉन्स करे, या दूसरा पक्ष बोल रहा है तो पहला भी उस पर रिप्लाई रिस्पॉन्स करे। तो यहाँ पे अगर शिक्षण और शिक्षार्थी के बीच में हो रहा है कम्युनिकेशन, जो शिक्षण बोल रहा है तो शिक्षार्थी को भी प्रतिक्रिया करते रहना चाहिए। तो ये हमारा एक प्रभावी
कम्युनिकेशन होगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट्स फैक्टर्स हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो केवल परिपक्वता, यहाँ पे फिर से केवल लिखना है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। प्रतिवर्ती व्यवहार, ये भी नेगेटिव। आनुवंशिक विरासत, ये भी। चौथा ऑप्शन है कक्षा और घर की स्थितियाँ, तो ये बिल्कुल जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, अगर हमें कक्षा में अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो बच्चा अच्छे से किसी भी बात को अच्छे से सीख लेगा। घर की स्थिति अच्छी है, घर में सभी लोग अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं और बच्चे को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो उसके लिए वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया। दूसरा है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तीसरा है स्मरण की गई जानकारी में अस्थायी वृद्धि। चौथा है अनुभव के बिना होने वाली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन मेरा बी था, जो कि कहता है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। वो हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को अच्छी तरह से परिभाषित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभ्यास को रोकता है। तो ये नेगेटिव है। सीखने में तत्परता यानी रेडीनेस, मतलब बच्चा सीखने के लिए कितना तत्पर है उसकी बात कर रहा है। तो ये अभ्यास को रोकता है, तो ये गलत हो जाएगा। बुद्धि को कम करता है, बच्चा सीखेगा तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी कि कम होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह प्रगति में देरी करता है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ये बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है, यानी कि ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है। यानी कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उसमें वो बार बार फेल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लगा रह रहा है उसको करने में, तो ये क्या होता है? तो ये संभवतः होता है, ऑप्शन है सीखने का डर। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको डर होता तो वो करता ही नहीं फिर से प्रयास, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कम प्रेरणा, तो अगर प्रेरणा कम होगी तो फिर भी वो प्रयास नहीं करेगा, लेकिन ये बार बार असफल होने के बाद भी लगा रह रहा है, यानी ये प्रयास कर रहा है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। स्थिर मानसिकता, अगर स्थिर मानसिकता होता तो वो कहता कि जब मुझसे बार बार नहीं हो रहा है तो मैं हर बार फेल हो जा रहा हूँ, तो मैं अगली बार क्यों करूँ, तो वो रुक जाता, लेकिन ये बार बार प्रयास कर रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है विकासोन्मुखी मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि न्यूटन कितनी बार, न्यूटन और एडिसन जिन्होंने खोज की थी, सब ने बार बार, वो कई बार तो असफल हुए थे, फिर जाके वो सफलता पाए, तो एक तरीके से वो एग्जाम्पल था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकासोन्मुखी मानसिकता। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो ये मेरा इसमें विभेदित शिक्षण यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसमें पहले मैंने छेद करें और अभ्यास करें, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का इस वाले ऑप्शन को मार्क किया, लेकिन फिर जब मैंने यहाँ पे इसके इंग्लिश वर्जन को देखा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो इसलिए मुझे डी ऑप्शन सही लगा और मैंने यही मार्क किया, जो कि मेरा सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें डी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यही भी मैंने बात की कि अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं वो दिमाग में हिट करेगा कि जैसे विभेदित प्रशिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो यानी कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे कि उसमें कोई हियरिंग से किसी को प्रॉब्लम है, किसी को विजुअल प्रॉब्लम है, आँख से दिक्कत है, कान से दिक्कत है, किसी तरीके से विकलांगता हो सकती है, स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, तो सबको एक तरीके से तो उन्हें हम शिक्षा दे नहीं सकते हैं। तो
अलग अलग तरीके से उन्हें अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे, शिक्षण देंगे, तो वो अच्छे से सीख जाएंगे। तो इस तरह मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक किया और यही सोच के मैंने ये ऑप्शन टिक किया, मेरा सही हो गया ये। ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि है प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श किसको कम करने में सहायक होता है। तो इमोशनल काउंसलिंग जो होती है, अगर आपको जैसे कि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन हो, तो आप तुरंत उसका इंग्लिश में देख लें। जैसे कि भावनात्मक परामर्श यहाँ पे था, तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था बहुत सही से, तो फिर जब मैंने इंग्लिश इसका देखा तो इमोशनल काउंसलिंग, काउंसलिंग तो ऑब्वियसली उसी के लिए करेंगे कि जैसे कि जिस चीज़ में हमको प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। तो अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो उसके लिए तो होगा नहीं, आत्मसम्मान के लिए तो होगा नहीं, चिंता और अलगाव, हाँ, इसके लिए हम काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श किसको कम करने में सहायक होता है, तो चिंता और अलगाव इसके लिए सहायक होता है। तो ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन 20 की बात करें, पुनर्वलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं, यानी कि रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स इन्फ्लुएंस। तो पुनर्वलन की बात है जो वो स्किनर करते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनका है जो एसआर थ्योरी। तो अगर पुनर्वलन अनुसूचियों की बात करें प्रभावित करेंगे अगर, तो ये हमारा अंतर्दृष्टि तो होगा नहीं, प्रतिवर्त नहीं होगा, शारीरिक विकास भी नहीं होगा, प्रतिक्रिया का दर, क्योंकि वो एसआर यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया की दर उससे प्रभावित होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए एक प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है, यह किसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो कोई मार्गदर्शक है, वो परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार के लिए उन्हें तकनीकें सिखा रहे, तो ऑब्वियसली वो शैक्षिक मार्गदर्शन होगा। ठीक है, शिक्षा संबंधी है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 की बात करें, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसमें उसका विकास होता है। तो मौन का, डर का, रटने वाली याददाश्त, तो ये सब नेगेटिव वर्ड है, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो हमारा जो चौथा है उच्च स्तरीय सोच, हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो इसका वो प्रोत्साहित कर, इसको प्रोत्साहित करता है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है, अगर कोई सीख रहा है और उसका जो कर्व है वो ऊपर, लगातार ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, तो ये किसको दर्शा रहा है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये उसकी प्रोग्रेस को दर्शा रहा है, यानी लगातार वो बढ़ रहा है, तो ये लगातार प्रगति इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन है लगातार प्रगति। ठीक है, वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है, उन्हें कक्षा से बाहर भेजकर, तो ये तो गलत है, नेगेटिव है। शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके, ये हमारा सही ऑप्शन है। ये कठोर सजा देकर, तो ये गलत हो जाएगा, उन्हें अनदेखा करके, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे, ऑप्शन की बात करें, विज्ञान प्रयोगशाला में केवल शिक्षक, यहाँ फिर केवल देखने को मिलेगा, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्रयोगों से बचना नहीं है, उन्हें करवाना है प्रयोग, तो ये गलत है। तथ्यों को याद करते हैं, ये भी गलत है। मेमोराइज को एनसीएफ बिल्कुल ये नकारती है कि बच्चों को रटवाना नहीं है। डी की बात करें, अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं, तो ये हमारा सही है, क्योंकि बच्चों को सक्रिय रखना है, उन्हें पैसिव तरीके से नहीं कि जो भी पढ़ा रहे वो पढ़ लें, जो सिखा रहे सीख लें, नहीं, बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो प्रश्न भी पूछें और अपने विचारों, उनके मन में जो, उनके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उसकी भी जांच करें वो, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता होती है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात करें तो ये हमारा 36 मिनट का होता है, जिसमें जो टीचर होता है वो पहले उसको प्लान करता है, फिर उसके बाद इवेल्युएट करता है। इसमें 6 चरण होते हैं। अगर उसके बाद में फीडबैक चरण के बाद की बात करें तो जैसे वो कोई टीचर है, वो प्लान करके गया कोई भी टीचिंग, उसको जो भी पढ़ाना है, उसके बाद वो पढ़ाया बच्चों को, फिर उसके बाद उसका फीडबैक लेगा। अगर फीडबैक करने के बाद अगर उसको सुधार करने की ज़रूरत है
तो वो जो उसको जो पढ़ाया वो उसको वो फिर से रीप्लान करेगा। तो वही पूछ रहा है कि फीडबैक चरण के बाद क्या होता है, तो वो फिर से पुनः योजना बनाएगा, फिर से पढ़ाएगा, फिर समझाएगा, फिर उसका फीडबैक लेगा। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल में ये 6 स्टेप होते हैं। टोटल 36 मिनट का होता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि पावलोव जो है, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। पावलोव की बात करें तो उन्होंने एक कुत्ते पर, डॉगी पर ये प्रयोग किया था कि उसके सामने कुछ चीज़ रख दिया खाने पीने के लिए और घंटी बजाई, ऐसे करके उनका एक प्रयोग है, CDP में आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो जब वो एक अप्रतिबंधित उद्दीपन की बात हो रहा है तो यानी कि वो एक अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि अभी तो उसको सिखाया नहीं गया है कुछ भी ना। अगर उसको कुछ सिखाया गया होता तो सीखी हुई प्रतिक्रिया करता, लेकिन यहाँ पे कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं गया है तो इसलिए वो अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया करेगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाएगा? प्रयास एवं त्रुटि, ये गलत है। अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं। सकारात्मक पुनर्बलन, ये भी नहीं। व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड हो जाएगा एक तरीके से ये ना, क्योंकि बच्चा अपने आप को फिर हीन समझने लगता है अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है तो इसलिए 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो ये हमारा ऑप्शन डी पहुंच सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? यानी कि एक ही समय में वो एक स्थिति के बारे में कई पहलुओं पर वो विचार कर रहा है, क्षमता है उसकी। तो केंद्रीकरण तो होगा नहीं, क्योंकि केंद्रीकरण होता तो सिर्फ एक ही बात के बारे में सोच पाता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उत्क्रमणीयता यानी कि उलट पलट, तो ये भी गलत है। संरक्षण नहीं, कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा है। विकेंद्रीकरण उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही समय में किसी भी बात की स्थिति के कई वो पहलू सोच पा रहा है, यानी कि डिसेंट्रेशन इसका प्रॉब्लम है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी CDP में टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए? एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन गलत हुआ। CDP में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए। पहला ये और दूसरा ये चौथा क्वेश्चन और तीसरा ये। मेरे 27 क्वेश्चन सही हुए CDP में। अब हम अगले पार्ट की बात करें जो कि हमारा हिंदी है। हिंदी बहुत आसान आया था, तो लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, कन्फ्यूजन है अभी, देखते हैं क्या आता है उसका आंसर की ऑफिशियल। पहला क्वेश्चन है, वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये पहले मैंने निश्चयवाचक लगाया कि वहाँ पे निश्चितता की बात की जा रही है, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि वो यहाँ पे वह उसके किसी और के बारे में के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम लगा दिया, लेकिन ये गलत मेरा है। ठीक है, देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, तुम प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। तो इसमें सही था, तुम कहाँ जा रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये विस्मयादि बोधक पूर्ण विराम। तो ये हमें पता है प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो लास्ट में आता है, और प्रश्न जो सेंटेंस होता है उसमें प्रश्न पूछा जा रहा होता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग के बारे में पूछा कि अंग ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? तो ये क ख ग घ अंग, ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क वर्ग का है। और वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। श, श, स, तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। नाक में दम करने का अर्थ क्या होता है? परेशान करना, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द
श ध्वनि का सही उदाहरण है, तो खटकोर, रस, संस्कार, शिक्षा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो पुष्प, सूर्य, अग्नि ये तत्सम शब्द है हमारे। जो गांव है, गांव ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ग्राम। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सत धन गुरु का संधि रूप क्या है? तो ये सदगुरु का होता है रूप, सत प्लस गुरु, ये तो सदगुरु सही है। अगला क्वेश्चन है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें अलंकार की, तो यहाँ पे स जो वर्ड है वो बार बार हमें देखने को मिल रहा है। सुरभित स, सुंदर फिर स, सुखद फिर स, सुमन फिर स, तो इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार जो होता है वो बताता है कि किसी भी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, तो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे स की बार बार आवृत्ति है, ठीक है, तो अनुप्रास सही है। वह बहुत तेज दौड़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें तो जो सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम है। मिश्र वाक्य आएगा तो उसमें दो रहेगा वाक्य, संयुक्त में भी दो रहेगा। तो ये हमारे इसमें वह बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें सिर्फ एक कर्ता क्रिया की बात हो रही है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। लड़कपन शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पे लड़क प्लस पन, यानी पन हमारा प्रत्यय है, ठीक है। दुह कर्म का रूप क्या है? तो यहाँ पे दुह प्लस कर्म, अगर इसका संधि विच्छेद संधि इसका देखें तो ये हमारा दुष्कर्म हो जाएगा, क्योंकि दुष्कर्म का जो संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो श है वो इसमें आ जाता है, विसर्ग के रूप में आ जाता है, तो इसलिए हमारा दुष्कर्म सही हो जाएगा। इनमें केशवदास की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का भी एक दो क्वेश्चन आया था जो कि बहुत आसान था, कोई भी आसानी से पहचान लेता। जैसे इसमें पूछा है कि इसमें केशवदास की रचना कौन सी है? पदावली, साखी, विनय पत्रिका, तो ये सब तो आपको पता है। साखी तो कबीरदास का है, पदावली, विनय पत्रिका ये सब सूरदास और इन सब का किसी अन्य कवि का, लेखक का रचना। रामचंद्र चंद्रिका की बात करें तो ये केशवदास की रचना है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खटिया का तुकांत शब्द है पल, चादर, पलंग, तकिया, तो खटिया का तुकांत शब्द है तकिया। अगर हम तुकांत की बात करें तो जैसे खटिया हम बोल रहे हैं तो उसमें तकिया बोल रहे हैं, तो दोनों में हमें अंत जो हो रहा है इस शब्दों का समान से हो रहा है, जैसे इसमें खटिया, इसमें तकिया, तो ये हमारा सही इसका हो जाएगा ऑप्शन सही तुकांत शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द पहचानिए। उचित बहुवचन, तो हमारा जो हस्ताक्षर होता है वो बहुवचन शब्द होता है। भले ही लिखा जाता है एक वचन की तरह, लेकिन ये बहुवचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सही से बहुवचन रूप में। वह संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बनेगा? तो वह, उसमें हलंत प्लस ये हमारा संयुक्त व्यंजन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो एक गद्यांश दिया हुआ था 47 से 49 तक, यानी 3 क्वेश्चन उसमें से दिया हुआ था, तो बहुत आसान था, आराम से इसको पढ़ के इसका ऑप्शन हो गया। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्पण मीन्स किसी को देना, तो उसका विलोम हो जाएगा ग्रहण, यानी कि लेना, ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, गुरु प्लस उपदेश का सही रूप संधि रूप क्या है? तो ये हो जाएगा गुरुदेश। कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन जब ऑप्शन देखा तो तुरंत सब क्लियर हुआ, क्योंकि अष्टाध्यायी पहला ऑप्शन है। अष्टाध्यायी जो लिखे हैं वो पाणिनि लिखे हैं, तो ये यानी कि पूछा था नहीं है, तो ये अष्टाध्यायी हो जाएगा क्योंकि कोई और लिखा है, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, ज्ञ संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बना है आधा ज्ञ य, यानी कि ग में हलंत प्लस य, तो ये सही हो जाएगा। खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये मादा खरगोश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ लिखा है? तो उसने कहा, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं कल आऊँगा, ये सही है, ठीक है। ये हम बात करें तो ये इंग्लिश में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच ऐसे ही इसी फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है, तो उससे भी हम आइडिया लगा सकते थे इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्लस इंद्र का संधि रूप क्या है? तो ये सुरेंद्र हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 6, ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अनुनासिक होगा, अल्प प्राण, अर्धस्वर, लेकिन फिर मतलब बोलने से च छ महाप्राण, मतलब कि इसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, इस हिसाब से मैंने महाप्राण इसको टिक किया, ये सही हो गया। और अगला क्वेश्चन है, नीति ने सुचित्रा को फूल दिए कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे हम देखें, ये द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे सुचित्रा और फूल, यहाँ पे दो कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द प्लस उ मिलकर बनेगा दू, ये तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा बहुत कम अधिक चाहने वाले, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी का मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, यानी कि इसमें 29 क्वेश्चन मेरे सही थे, यानी 27 CDP में, 29 हिंदी में। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा दिमाग लगा लगा के मैंने जो क्वेश्चन सही किया था उसको भी बाद में गलत कर दिया, लेकिन फिर भी सही है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो पहला जो है, नो कैंडिडेट वॉज कंसिडर्ड एलिजिबल बिकॉज शी वॉज जूनियर द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब। तो जूनियर सीनियर ये भी हमें जहाँ भी देखने को मिली, तो उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन टू मैंने टीट किया तो ये सही था, टू ही आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें नीदर ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट। तो हमें पता है ईच ऑफ, नीदर ऑफ, आइदर ऑफ, इन सब के साथ हमें जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल में सही होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, नीदर ऑफ द आंसर्स, इतना तो सही है, लेकिन वर यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे वॉज होना चाहिए, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव, फिर यहाँ गलत हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, fill in the blank with the correct form of the verb. If he had worked harder, फिर ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन था, इसमें थर्ड कंडीशनल लगता है, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो थर्ड कंडीशनल में जो होता है इफ प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगले सेंटेंस में जो होता है हमारा वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो उस तरह यहाँ पे इफ ही हैड वर्क हार्डर ही वुड हैव वॉन, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म वर्ब का, विन, वॉन, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द मैनेजर रिवॉर्डेड रिया एंड ब्लैंक स्पेस फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो इसमें मैंने वी मार्क किया था, लेकिन मेरा गलत है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे ये पढ़ने के बाद। थोड़ा सा जब आप इंग्लिश में सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को पढ़िएगा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद से भी ये यूज़ करिएगा कि सेंटेंस को पढ़ने पे एक वो प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, द मैनेजर रिवॉर्डेड रिया एंड वी फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो ये गलत बन रहा है। वहीं पे अगर बात करें, द मैनेजर रिवॉर्डेड रिया एंड अस फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो ये सही बन रहा है। तो यहाँ पे अस होना चाहिए था, लेकिन मैंने वी लगाया जो कि गलत हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है, व्हाइल द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन देयर मदर प्रिपेयर्ड डिनर। मतलब कि जब बच्चे खेल रहे थे बगीचे में, उनकी माँ खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी। तो यहाँ पे वर्ब प्लेन हो जाएगा, मीनिंग के अकॉर्डिंग हम उसमें कर सकते हैं, तो ये हमारा वर्ब प्लेन सही आ जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट फेमिनिन फॉर्म ऑफ द नाउन हीरो। तो हीरो का हीरोइन होता है, इसमें दो हीरोइन था, इसमें एक में था एन ई, लास्ट में नहीं था, और एक लास्ट में था, तो एन ई जो होगा वो सही ऑप्शन होगा हीरोइन का। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस वेयर द नाउन चेंजेस इट्स काइंड अकॉर्डिंग टू यूजेस। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, इसमें मैंने द क्लास लिसन साइलेंटली लगा दी, ये मेरा गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ही ड्रीम्ड ऑफ एंटरिंग अ हेवन ऑफ पीस। इसमें प्रॉपर नाउन के बारे में सही से बताया जा रहा है, तो ये सही, इसका सही यूज है। ठीक है, नाउन का। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, वी डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप, तो ये सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन। मतलब इसमें बताना कि कौन सा सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है वो एज ए नाउन यूज हुआ है। उसमें थर्ड ऑप्शन है द पुअर आर इन नीड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, पुअर की बात करें तो पुअर पीपल, तो पुअर जो होता है वो एक एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे द पुअर ए एंड द, ये जो हमारा आर्टिकल है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है, इसके पहले आता है। तो द पुअर जो है यहाँ पे जो है वो एज ए नाउन वर्क कर रहा है। द पुअर आर इन नीड ऑफ सपोर्ट, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस का प्लूरल हो जाएगा SES। सिंगुलर की बात करें तो SIS होता है, अगर प्लूरल की बात करें तो SES हो जाएगा एनालिसिस। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगले क्वेश्चन पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंटरोगेटिव इन स्ट्रक्चर बट इम्परेटिव इन मीनिंग। यानी कि ऐसा सेंटेंस बताना था कि जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव रहे, यानी कि क्वेश्चन मार्क और वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, लेकिन बट इम्परेटिव इन मीनिंग, लेकिन जो उसका मीनिंग रहे वो इम्परेटिव रहे। इसमें सही ऑप्शन मेरा था कुड यू लेंड मी योर नोटबुक। यानी कि यहाँ पे कुड यू लेंड मी उसे मतलब आज्ञा मांगी जा रही एक तरीके से, और उससे पूछा एक तरीके से पूछा भी जा रहा है। स्ट्रक्चर जो है वो इंटरोगेटिव है, मीनिंग जो है वो इम्परेटिव है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सबसे सही लगा। ठीक है, तो ये हमारा और पहला ऑप्शन सही भी है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ही अराइव लेट, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। वी मेट यस्टरडे, तो इसमें कोई डिग्री नहीं मिल रही है। दे लिव नियर बाई इवनिंग, शी ऑलमोस्ट वॉन द रेस, तो ये इसमें जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री इसमें कंटेन है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस। ऑप्शन है आफ्टर द टीचर स्पोक टू रोहन, रोहन फेल्ट कॉन्फिडेंस, तो ये सही ऑप्शन था, लेकिन मैंने गलती से डी ऑप्शन लगा दिया। रोहन टोल्ड रवि दैट ही शुड प्रिपेयर केयरफुली, तो ये गलत है, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ये फिर से आ गया नीदर ऑफ का। तो नीदर ऑफ के साथ जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो प्लूरल, उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होता है, तो पहला ऑप्शन सही मिला। नीदर ऑफ द हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। तो रवि इज ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो ऑनेस्ट में हमें एंड के साथ हम ऑनेस्ट यूज करते हैं, तो एंड सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली। द कमिटी फाउंड द विटनेसेस स्टेटमेंट टू डैश टू बी एक्सेप्टेड एज रिलायबल एविडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वर्ड को एक एक बार करके जो ब्लैंक स्पेस दिया उसमें रख के देखते हैं, तो हमें जो सूटेबल लगता है, जो सेंटेंस हमें सही लगता है, तो उस हिसाब से मैं तो यही अपना दिमाग लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पहला ही ऑप्शन एम्बिगुअस रखा, तो मुझे सही इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया, तो मैंने एम्बिगुअस लगा दिया, जो कि सही निकला। ठीक है, सही ऑप्शन, ये क्वेश्चन मेरा सही है। अगले क्वेश्चन में आए, चूज द सेंटेंस इन विच द प्रेडिकेट कंटेन्स अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। द स्टूडेंट्स हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ये मेन वर्ब है। इसमें दोनों पूछ रहा है प्रेडिकेट कंटेन्स अ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रेडिकेट की बात करें तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, तो इसमें पूछ रहा था कि हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब जो है प्रेडिकेट में हो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट अपस्ट्रोफी यूजेस। तो बी ऑप्शन की बात करें, ये मैंने करेक्ट किया है, तो ये क्वेश्चन मेरा सही है। इसमें इट्स अ मैटर ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी भी जैसे कोई भी वर्ड है उसके अगर इसको प्लूरल में दिखाने के लिए हम ऐसे इस लगाते हैं, लेकिन अगर हम प्लूरल के साथ अपस्ट्रोफी लगाएंगे
तो इसको हम स्टूडेंट्स करके नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स तो हो गया, फिर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला इट्स अ मैटर ऑफ स्टूडेंट्स एपोस्ट्रॉफी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा सही सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर अदर सेंटेंस की बात करें तो पहला है इट्स अ मैटर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये गलत है क्योंकि मैटर ऑफ यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो ये गलत हो जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी गलत है, डी भी गलत है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस यू मे गो आउट इफ यू फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पे कंजंक्शन पूछा था, तो इसमें इफ जो है वो हमारा कंजंक्शन बता रहा है हमें, तो ये सही हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शन की बात करें ऑन फिनिश में, तो ये कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट ही द स्टूडेंट सबमिटेड इट कॉन्फिडेंटली। तो ये इसमें मेरा ये गलत हो गया, हैविंग, ये मेरा गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द मॉडिफायर डिड फंक्शंस as an intensifying adverb with the correct co-located adjective। तो इसमें मैंने बी मार्क किया है, लेकिन इसमें सी ऑप्शन सही है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। 82 जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन रियली हैड द क्रिटिक्स praised a debut novel so enthusiastically। तो इसमें मैंने सी मार्क किया हुआ है जो कि गलत है, तो ये भी मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 83 टू 85 जो है वो हमारा पैसेज से रिलेटेड था। पैसेज मेरा तीनों ऑप्शन, तीनों क्वेश्चन सही है। ठीक है, 83 पैसेज की बात करें तो एक बार हम पहले एक सरसरी नज़र से पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें 83 हमारे क्वेश्चन में, पहले एक बार पैसेज को पढ़ लिए, उसके बाद पैसेज को सॉल्व करने का एक ट्रिक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज लाइकली इम्पैक्ट ऑफ रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग ऑन एन एथलीट्स परफॉर्मेंस। तो इसमें जो की वर्ड होता है उसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है इम्पैक्ट ऑफ रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम इसमें ढूंढेंगे इस पैसेज में हमें जहाँ भी रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग दिखेगा तो वो एथलीट्स परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है, तो उसको देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम कीवर्ड को ढूंढेंगे। तो जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिला ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन आर रिलेटेड, प्रिपरेशन इज ब्रॉडर इन meaning and includes many aspects. It is a complex process that helps in overall development of a sportsman and ensures readiness for success. Sports training is an important part of the sports achievement. It includes physical exercises, sports competition, and other supporting factors that improve performance and skills. It is a systematic and planned method of preparing athletes for competition. तो उसके बाद उसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एथलीट शुड अवॉइड सप्लीमेंट्री फैक्टर्स, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो कह रहा है रेगुलर ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एन एथलीट्स ग्रोथ एंड फिटनेस, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। अगला जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अभी हमने पढ़ा कि सिस्टमेटिकली जो है एथलीट्स को प्रिपेयर करता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो टू फोकस ओनली ऑन फिजिकल अपीयरेंस, तो ये गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, ये भी गलत हो जाएगा। टू एंश्योर स्पेक्टेटर्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, ये भी गलत हो जाएगा। टू सिस्टमेटिकली प्रिपेयर एथलीट्स फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। इसी तरह हमारा 85 भी हो जाएगा, ये भी पैसेज का ही क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर अदर थिंग्स होती हैं। ठीक है, इसमें हैड
इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इससे हमारा पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे दिया है इफ शी, और ऑप्शन की बात करें तो स्टडीड, तो ये हमारा सिंपल पास्ट है तो ये नहीं होगा। स्टडीज ये सिंपल प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। हैड स्टडी, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म कंपाउंड वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस द फैमिली डिसाइडेड टू स्पेंड देयर वेकेशन एट द पॉइंट इन द कंट्री साइड। तो पहले मैंने इसमें गेस्ट हाउस लगाया था, लेकिन फिर ज़्यादा दिमाग लगाते लगा मैंने वो मिस्टेक कर दिया, तो ये मेरा गलत हो गया है। इसका गेस्ट हाउस सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द सेंटेंस द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन यूनानिमसली द वर्ड ज्यूरी इज विच काइंड ऑफ नाउन। तो ज्यूरी जो होता है उसमें हमें पता है कि एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, तो ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन का टाइप है। तो ये ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, ये सही है। Choose the correct preposition to complete the sentence. The manager was disappointed. इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगा दिया। Disappointed जो होता है उसके साथ फिक्स preposition आता है। Disappointed with someone, तो मैंने वही सोच के पहले with मार्क किया, with the careless attitude of the staff। तो ये मैंने with लगाया तो फिर इसको काट के from the careless attitude of the staff कर दिया, जो कि गलत हो गया। with सही था, इसका सही ऑप्शन था। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो सही कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर बात करें तो पास्ट की बात हो रही है तो इसमें हैड आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आनी चाहिए। सिंस या फॉर उसमें यूज होता है बिफोर, तो पास्ट की बात हो रही है तो इसमें बिफोर मैक्सिमम देखने को मिलता है। सेंटेंस देखिए तो है द पेशेंट डैश फॉर नियरली 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव, यानी कि इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब पूछा क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड बीन, ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन हमें मिल गया हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह ये इंग्लिश का भी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगले इसमें से अगला पार्ट हमारा जो है वो मैथ का है। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी मैंने बताया डिजिट्स वाला मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। अभी तक मुझे बहुत स्किल दुख हो रहा है कि ये गलती मैंने दोबारा कर दी। केवीएस मेंस में भी गलती मैंने की थी, फिर से गलती कर दी। अब से गलती नहीं होनी चाहिए, आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, चलिए मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो मैथ में पहला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है और 6वें दिन विश्राम करता है, तो इसका औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका औसत निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 2.25 घंटे पढ़ता है, यानी कि 5 इतना घंटे पढ़ता है और 6वें दिन विश्राम करता है। तो औसत ज्ञात करना है, यानी 5 गुणे 1.75 प्लस 2.25 बटे 6। 6 का इसने नहीं किया 6वें दिन का, क्योंकि 6वें दिन विश्राम कर रहा है, यानी वो 0 काम कर रहा है। तो 1.75 और 2.25 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 4.00 आएगा। उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20 बटे 6 करेंगे तो हमारा 3.33 आंसर आ जाएगा, जो कि सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 9 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणे a, यानी कि वर्ग की भुजा होती है, यानी वर्ग की भुजा 9 है, 4 गुणे 9 यानी 36 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा की अवधि कितनी है। तो इसमें टोटल 4 घंटे 30 मिनट हमारा सही ऑप्शन है, इतना ही समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है 2x बाई 4x स्क्वायर को सरल कीजिए। तो 2x बाई 4x स्क्वायर को सरल करेंगे तो x से कट गया 2 से 2, यानी कि 1/2x ये हमारा आएगा, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.125 रेशियो 0.375 का सरलतम रूप क्या है। तो एक पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो 100/375 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1:3 आएगा, ये सही हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 50 मीटर है और उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आयत का परिमाप अगर बात करें तो ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। तो लंबाई की जगह आयत का परिमाप दिया है 50 और 2 लंबाई पूछ रहा है यानी लंबाई पर रख देंगे, चौड़ाई दिया हुआ है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 बराबर l प्लस 10 यानी l बराबर 25 में से 10 गया 15 मीटर, तो 15 मीटर सही हो जाएगा। 9.909 के 77% का अनुमानित मान ज्ञात करना है, तो इसको 9.09 गुणे 77% निकालेंगे तो हमारा लगभग 7 आएगा, जो कि सही हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत ₹12 प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत ज्ञात करनी है। तो आयताकार फर्श है हाँ, उसमें जो है फर्श की लंबाई 24.8 दी हुई है और चौड़ाई जो दी हुई है 16.5 दी हुई है, ठीक है। उसका अगर टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आयताकार क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणे बी, यानी कि 24.8 गुणे 16.5 करेंगे तो हमारा 409.20 समथिंग आएगा। उसमें फिर 12 प्रति वर्ग मीटर उसकी लागत लग रही है, इसमें 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4910, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको मुझे थोड़ा सा ट्रिक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस करने वाला होता है हर अंश को, लेकिन यहाँ पे जब मैंने माइनस किया तो सबका डिफरेंस एक ही एक आ रहा था, तो मेरे पास समय बचा हुआ था ज़्यादा, तो मैंने सब में एक एक करके भाग करके देख लिया था। तो मेरा जो सी ऑप्शन है मुझे सही मिला। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2000 शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था? तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट लगा दिया था कि यहाँ पे मैंने देखा 2000 जो है ये एक लीप ईयर है, यानी कि इसमें 366 डेज होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 31 दिसंबर के बारे में पूछ रहा है, 1 जनवरी को तो बता ही दिया है, तो उसमें से 1 माइनस करके 365 कर दिए। फिर 365 को 7 से डिवाइड करने पे एक बच रहा था, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन। तो जब 1 जनवरी को शनिवार था तो एक एक्स्ट्रा अगला दिन करने पे रविवार आया, मैंने ये टिक किया, ये मेरा ऑप्शन सही भी हो गया है, ठीक है। तो वही है ना कि थोड़ा सा भी अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा भी आपको अगर आइडिया हो, कॉन्सेप्ट होगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उसी तरह मैंने भी इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3 है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो घनाभ की अगर आयतन की बात करें तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 गुणे 3 गुणे 2 करने पे 30 घन सेंटीमीटर आ गया, ये सही हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक तालिका दी हुई थी, जैसे कि भारत की राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो प्रश्न हमारा था, निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़े की साक्षरता दर 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है? तो जब हम इसकी बात करें इस तालिका की, तो पूछ रहा है किस जोड़े की साक्षरता दर, राज्यों की किस जोड़े की साक्षरता दर 70% से अधिक है। तो सबसे पहले साक्षरता दर को देखें, किसमें 70% से अधिक है? तो हमारा जो महाराष्ट्र है उसका ज्यादा है 70 से, और पश्चिम बंगाल का ज्यादा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का भी 17.6% है, ये भी ज्यादा है। लेकिन पूछ रहे हैं साक्षरता दर और जनसंख्या में अगर हम देखें 100 मिलियन से कम है, तो किसमें 100 मिलियन से कम है? ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, इसमें कम है और इसमें कम है, ठीक है। तो और 70% से अधिक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में दिया होता पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 कौन सा दिन होगा? तो इसका भी मैंने वही ट्रिक लगाया कि 2030 से 2031 के बारे में बात हो रही है, यानी कि 365 दिन होंगे, ये तो लीप ईयर है नहीं, 2031
365 दिन होंगे, फिर उसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, 52 एक एक्स्ट्रा दिन आया। और 5 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो फिर एक एक्स्ट्रा यानी शनिवार को, यानी 5 अप्रैल 2021 को शनिवार हो जाएगा। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया, ये भी मेरा सही हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये भी तालिका दी हुई है। वर्ष 2018 से 2022 तक भारत के गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये तालिका दी हुई, इसमें पूछा दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। तो इसमें ऑप्शन जो भी दिया हो उसको सबसे पहले देखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो 2021 और 2022 के बीच दिया है। बीच कमी बतानी है, किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी। 21-22 की बात करें तो 109.6 से 106.8, यानी कि इसमें गिरावट आई है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा ऑप्शन था 2020 से 2021, 2020 से 2021, तो यहाँ 107 से 109, यानी यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 2018 से 2019, 2018 से 2019 देखेंगे तो 102 से 103, तो यहाँ भी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कमी पूछा था, ठीक है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज, ये अगर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन देखकर मुझे सीरियसली वॉमिट आती है। लेकिन अगर एग्जाम को पास तो करना ही रहता है, वहां भी मैं अपना 100% देती हूँ किसी तरह, बस मेरा आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने वही किया, अच्छे से किया इसको सॉल्व, और मेरा आंसर भी आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है। अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है 7500 की धनराशि था, यानी 7500 प्रिंसिपल हुआ हमारा, 8% की वार्षिक ब्याज, और 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया अपॉन 100। जैसे कि हमें पता है कि एसआई का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे P 7500, रेट R 8%, T यानी टाइम 3 वर्ष, और 100, इसको सॉल्व करने पे हमारा 10,788, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है, तो 2.5 घंटे में कितने पृष्ठ स्कैन करेगी। यानी कि 3/4 में 270 स्कैन करती है, यानी कि 1 घंटे में हो जाएगा 270 गुणे 4/3। वही 2.5 घंटे में पूछ रहा है, तो उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 900 निकल के आ जाएगा, जो कि सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए तो हमारा किसी राशि को पहले इतना बढ़ाया जाता है और फिर इतना घटाया जाता है, कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इसमें एक फॉर्मूला होता है कि x + y + xy अपॉन 100। x क्या है, यहाँ पे 12.5 बढ़ाया जा रहा है और फिर से 8.4 घटाया जा रहा है, यानी y हमारा -8.4 ये है। इसी को सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले पर रखें, यानी कि 12.5 - 8.4 प्लस x गुणे, यानी कि 12.5 गुणे -8.4/100। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका सही आंसर हो जाएगा 3.87। नहीं, इसको सॉल्व करने पे हमारा 3.05% आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ये सही है। ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, लेकिन इसका सही ऑप्शन 3.05% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन है, एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। यदि यह 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा। तो यानी कि 12 में 18 लीटर, तो 1 में 18/12, 3 घंटे की बात हो रही है, तो 3, यहाँ पे मिनट, समय जो मिनट में, यहाँ पे घंटा, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा 270 आएगा, जो कि सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए, 6400 पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए लगातार 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज करना है, साधारण ब्याज याद करना है। तो यानी SI बराबर PRT अपॉन 100, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा 1728, जो कि सही है।
अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटों में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता रहे तो 21 घंटों में वो कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा। ठीक है, यानी कि 8 घंटे में वो 96 हेक्टेयर भूमि कर रहा है, तो 21 घंटों में पूछ रहा है, यानी 1 से 98/8 गुणे 21 कर देंगे तो हमारा 252 सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के बजाय 9, 10 और 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए जो होता है वो होता है हमारा r = डेल्टा अपॉन एस। वहीं पे अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा होता है √(s), s - a, s - b, s - c। यहाँ पे ए बी सी क्या है, 9, 10, 17 सेंटीमीटर। एस क्या है, a + b + c/2। ठीक है, इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा 10.625 सेंटीमीटर सही ऑप्शन मिल जाएगा हमें। ठीक है, मैथ में थे 2-3 क्वेश्चन जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, बाकी आसान थे। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा फॉर्मूला भी यूज करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं। वे फिर से एक साथ कब झपकेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 4.5, 5.6 और 8.4 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 16.8 आएगा, जो कि सही ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो उसको 2 × 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घन के डिब्बे इसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो है हमारा जो बड़ा जो भुजा दिया रहे कि 10 × 6 × 4 दिया हुआ है, इसमें 2 × 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी निकल के आता है हमारा वो आंसर होता है, तो इसमें हमारा 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 600 की धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो उसमें ऐसा = PRT/100 यूज करेंगे तो हमारा 168 निकल के आएगा आंसर। ठीक है, अगला है 4368 को 16 से डिवाइड करने पे भागफल क्या है। तो उसमें 16 से डिवाइड करने पे 273 आएगा, तो सही होगा। ठीक है, यानी कि 4, 3, 6, 8 को 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ जो लास्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 15 कॉपियां 10 खरीदता है और प्रत्येक को 21 रुपए में बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इसमें मैंने 15% मार्क किया, जो कि गलत है। इसका सही सोल्यूशन हो जाएगा, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 16.67। अगर अपनी बात करूँ मैं तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने 15% लगा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बी और सीएफ केंद्रक जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना है तो ट्रायंगल एजीबी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिभुज एबीसी है और इसमें माध्यिकाएं यानी कि एडी, बीई, सीएफ जी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। टोटल एबीसी का क्षेत्रफल दिया था 72 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ए जी और एजीबी का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो मुझे सटीक इसका सोल्यूशन नहीं याद आ रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया कि टोटल का अगर क्षेत्रफल इसमें 72 दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है एजीबी का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे ट्रायंगल का ये 1/3 है पार्ट। ठीक है, उसी तरह मैंने 72 का भी 1/3 कर दिया, 24 आया, मैंने वही लगा दिया, जो कि सही हो गया मेरा, इसलिए मेरा क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वक्र विकर्ण 9√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला आता है A = ½ d²। डी जो है हमारा विकर्ण है, यानी 9√2, इसको हल करेंगे हाफ, 9√2 का स्क्वायर को हल करेंगे तो 81 सेंटीमीटर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 उत्पादन इकाइयां क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती हैं। वे फिर से कब एक साथ शुरू होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि
13.5, 18 और 22.5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 270 मिनट आएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन मैंने गलती वहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी, तो मेरा 135 आ रहा था, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। इसका सही ऑप्शन है 270। अगला क्वेश्चन है, एक एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक का अंकन लगाकर 11% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 15.7%। मैंने थोड़ी सी गलती करके 15.3% कर दिया है, तो इससे ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है 15.7%। अब अगले पार्ट पे आते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मेरे टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा सिद्धांत या सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ एकीकृत करके एक अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो है अद्वितीय अर्थ का निर्माण करने की बात हो रही है, यानी कि बच्चा जो है वो रचनावादी है। यहाँ पे रचनावादी सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का और निम्न आय वर्गों के लिए। तो ये हमारा है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, संचार योग्य रोग प्रसार को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें हाथ की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो हाथ से प्रसार हो सकती है, तो उसके लिए हमें हाथ की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शहरी स्थानीय निकाय के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए नगर पालिका को वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है। तो ये इसका सही ऑप्शन है विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकतम प्रक्रिया में सीसीई का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही, अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी। ठीक है, उत्तर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में होने वाली बातचीत में कमी, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन परीक्षाओं पर पूर्णता निर्भरता, ये भी गलत हो जाएगा। स्मरण आधारित मूल्यांकन, ये भी गलत हो जाएगा। रोड मेमोराइजेशन को बिल्कुल ही नकारता है सीजी, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए किसकी जरूरत होती है। तो इसमें विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की जरूरत होती है, तभी तो कोई प्रोफेशनल जो है वो एक व्यवसाय बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों के लिए एक ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिससे वे एक भय मुक्त और सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी कर सके। तो ये हमारा होता है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है रचनात्मक मूल्यांकन, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत की राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनाए। तो हमें पता है वो संसद होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संसद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों के एकीकरण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन को पढ़ने पे सबसे सही ऑप्शन बी लगा, जिसमें विज्ञान, नीति और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोणों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना बताया जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा ऊतक से एक मोटी परत होती है, इसको क्या कहा जाता है। श्वास नली, उपास्थि, शल्क, ब्लबर, तो ये ब्लबर होता है। अगर शल्क की बात करें तो जैसे कि फिश के ऊपर जो स्किन होती है शल्क, उसे शल्क कहते हैं। श्वास नली ये तो होगा नहीं, उपास्थि ये भी नहीं होगा, तो ब्लबर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। तो इसका सही ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल।
अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और अंततः इसे अरब सागर से जोड़ता है? तो हॉर्मुज गुंबद सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना गया लिया गया है, इसका अर्थ है नग्न बीज। इनके बीज की कौन सी विशेषता इस नाम को सही ठहराती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भी अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किस मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो इसमें पहले मैंने बी ऑप्शन लगाया था, बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना, लेकिन फिर ज्यादा दिमाग लगाते मैंने डी ऑप्शन क्लिक कर दिया, मैंने उसको टिक कर दिया, लेकिन बी ऑप्शन सही है, इसलिए मेरे क्वेश्चन गलत हो गया है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि चोट पहुंचाने की क्षमता किस प्रकार से किस शब्द से पर संदर्भित किया जाता है? तो ये होता है विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? तो ये है सतत पद्धतियां यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये सही हो जाएगा। भारत में 1 अक्टूबर को विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। हमें पता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि सीखने का स्थानांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब दो गतिविधियों में समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों के स्पष्टीकरण। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो इसमें हमारा है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता के नुकसान से रिलेटेड पूछ रहा है, यानी कि प्रजातियों या उनके तंत्रों में कमी आएगी तभी तो उससे नुकसान होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए संतुलन बनाए रखना, तो ये नुकसान की बात हो रही है, तो संतुलन बनाए रखने से नुकसान थोड़ी ना होगा, तो ये नहीं होगा सही ऑप्शन। अगला है सी, पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियों की विविधता में वृद्धि, तो ये भी नुकसान नहीं होगा। अभी जीवित प्रजातियों का एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरण, तो ये भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेनिंग के दौरान एक कोच शिक्षार्थियों खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है, इससे किस कौशल को मजबूती मिलती है? तो ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ये टीम का सामंजस्य है। ठीक है, तो ये टीम का सामंजस्य सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है? यानी कि अगर इसके ऑप्शन को देखेंगे तो कई जगहों पर टूर्नामेंट आयोजित करना ये गलत हो जाएगा, आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों में हेरफेर करना, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है उल्लंघन करता है, तो अगर हेरफेर करेंगे किसी भी नतीजों में या नियम का, तो एक तरीके से उल्लंघन होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्रों और डैश का सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनियमन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो इसमें सबसे सही ऑप्शन था प्राकृतिक संसाधन, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भू आकृतियों का सही जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो ऑप्शन देखें तो पहला है घाटियां, ऊंची सतह, चपटा शिखर, खड़ी चोटियां, तो हमें पता है, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया कि घाटी है तो उसमें खड़ी चोटी होगी नहीं होगी, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, तो इसको हटा के फिर मैदान जब देखा तो उच्च उच्च ऊंचाई, पथरीली सतह, नुकीला शिखर, मैदान है तो वो समतल होगा, शिखर नुकीला, उसमें कहाँ जाएगा, ये भी नहीं सही। पर्वत की जब बात है तो चौड़ा आधार, खड़ी ढलानी, नुकीली चोटियां, तो ये सही है पर्वत। ठीक है, इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके अपना जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको एक बार उसी के बेस पे हमें ऑप्शन को देखना होता है, और थोड़ा सा भी ऑप्शन अगर सही लगे तो हमें वो टिक कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे लोग बोलते हैं तुक्का लगाना, तो तुक्का लगाने के लिए भी कुछ
एक थोड़ा बहुत भी तो हमें क्लू मिलना चाहिए ना। तो उसी तरह यहाँ भी पर्वत की बात करें तो हम पर्वत वैसे नॉर्मली भी देखते हैं कि उसके लिए चोटियाँ होती हैं, चौड़ा आधार होता है, खड़ी ढलानें होती हैं। तो उस हिसाब से मेरा सी ऑप्शन सही लगा, तो मैंने वही टिक कर दिया जो कि सही था। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय गतिविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाए जिससे वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सके और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। जिसमें सी ऑप्शन सही था, सतत संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें छात्र के देखे गए व्यवहार और उसके व्यक्तित्व विशेषताओं, कौशलों और आचरण को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया जाता है। तो ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी वृत्तांत। अभी ये क्वेश्चन से डिग्री में भी देखने को मिला था, तो ऐसे ही कुछ उसी से रिलेट करके ये भी क्वेश्चन आ गया था कि ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ही पेपर में एक ही थ्योरी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के मिल जाते हैं, जैसे कि अभी आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है कभी हमारे लिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामलों को संभालने और विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा होता है न्यायपालिका। ठीक है, ये हम अच्छे से जानते हैं न्यायपालिका के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव की सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हमारा बी ऑप्शन था, लेकिन मैंने गलती से ये ऑप्शन टिक कर दिया, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंदरगाहों को उनके राज्य से मिलाना था। जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मुर्मू गांव बंदरगाह, नया मंगलौर, कोची। इसमें आप थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। हमें पता है कि मैंगलोर ये हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है, यानी कि 3 का डी। तो 3 का डी हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में देखने को, बी और सी तो वैसे ही कट गए। अब कोचीन की बात करें तो कोचीन हमें केरल में पता है कि कोचीन है, तो 4 का ए, 4 का ए यानी कि हमें ऑप्शन सी में देखने को मिला। ठीक है, इसमें दोनों में है। अब मोरमू गांव की अगर बात करें तो ये हमारा गोवा में है, यानी कि 2 का डी, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो गया, जवाहरलाल नेहरू पार्क, मुंबई में। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद मिलती है? तो इसमें टीम खेल ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, आप देखते हैं मेरे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन गलत हुए, तो पता ही चल जाएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो सीडीपी में मैंने काउंट किया था 27 हो गया सीडीपी, और 29 हो गया था हिंदी। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरे कितने गलत थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन थे मेरे इंग्लिश में गलत, यानी 22। हिंदी में सही हो गए, और मैथ्स में मेरे एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा था यार, डिजिट की वजह से गलत हो गया, एक क्वेश्चन में गलत हो गया, और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 3 4 5 क्वेश्चन मैथ में, यानी 25 मैथ। और ईवीएस में एक नहीं, ईवीएस में एक गलत हुआ, ज़्यादा दिमाग लगा दिए थे। एक दो गलत हो गया ईवीएस में, यानी कि 28। तो इस तरह मेरे हुए टोटल 27 सीडीपी, 29 हिंदी, 22 इंग्लिश, और 25 मैथ, 28 ईवीएस, यानी टोटल 131 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। 131 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं रिपीटेड के पेपर 1 में।
है, ये रहा मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम। मेरे 131 क्वेश्चन टोटल सही हुए हैं 150 में से। तो और मैंने जो भी सोर्सेज मैंने पढ़े हैं और मैंने कैसे तैयारी की है, अगर आपको जाननी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, बट पूछिएगा मुझसे, मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। और मैंने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे करके नहीं पढ़ाई की थी शुरू। बहुत ही कम समय में, मेरे पास बहुत ही कम समय था, उसमें मैंने पढ़ाई की और 131 मेरे आ गए, लेकिन सही है। ठीक है? अगर आप लोग को भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए या फिर कुछ भी किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में टीचिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने आए हैं, आपके आपके पेपर कैसे गए। ठीक है, थैंक यू।